नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि आप देखते ही आ रहे हैं मुझे इतने दिनों से। ठीक, तो आज हम एक नई दिशा की ओर आपको ले चलते हैं, इसलिए कि अब आपको पता है कि हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक, और अब संस्कृत का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम संस्कृत विषय संबंधी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे कि जिसका अनुसरण करके आप जो है परीक्षा में 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप सबको पता है कि संस्कृत स्कोरिंग विषय है और संस्कृत में आपने हल्की सी भी मेहनत कर दी तो आपके फुल मार्क्स पाएंगे और इससे आपका रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत विषय इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ स्कोरिंग भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है संस्कृत विषय का। ठीक है, तो आज हम आपको संस्कृत विषय की ओर आपको ले चलते हैं और आपको बताना है कि कैसे आप किस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप जो है फुल मार्क्स पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप सबको पता है कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 30 नंबर जो होते हैं वो आपके विद्यालय के पास होते हैं। 30 नंबर जो है वो विद्यालय आपको देता है। ठीक, और उसके बाद 70 नंबर जो है वो आपका अपनी क्वालिटी एबिलिटी का नंबर। 70 नंबर आपको अपनी मेहनत, योग्यता, लगन और क्षमता से प्राप्त करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब 70 नंबर में आप सबको पता है कि पहले जो है गद्यांश आता है, गद्यांश का हिंदी अनुवाद आता है। ठीक, तो अब चैप्टर हम आपको चैप्टर वाइज सुन। ठीक है, तो आप जो है, ठीक, आप फुल मार्क्स पाने के लिए, ठीक है, वैसे तो संस्कृत में मार्क्स मिलते ही हैं, हाई स्कूल इंटर को ऐसी बहुत बड़ी कठिन परीक्षा नहीं है। संस्कृत विषय में, लिटरेचर में फुल मार्क्स देने का विधान नहीं है, लेकिन यद्यपि ये हाई स्कूल और की बोर्ड परीक्षा, इंटर की परीक्षा है, तो इसलिए इसमें आपको नंबर दे सकते, इसमें लीनियंसी दिखाई जाती है, उदारता दिखाई जाती है नंबर देते समय। ठीक, तो जो पहला प्रश्न आता है आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि संदर्भ सहित, तो इसमें आप सिर्फ यदि 2 लाइन का संदर्भ भी सही लिख देते हैं तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, और उसके बाद उसका जो अनुवाद का मतलब होता है, अर्थ नहीं, उसका शुद्धतम हिंदी भाषा में अनुवाद। और भाषा की कोई सीमा नहीं होती, ये भी आपको पता है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि 2 नंबर का जो संदर्भ है उसको आप सही लिख दीजिए। और यदि आपने सही लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यावतरण गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के इस अमुक पाठ से अवतरित है। ठीक, ऐसी चीज को आपने अच्छे से कर दिया। ठीक है, पाठ का नाम है, पुस्तक का नाम है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए। तो 2 नंबर तो आपका कोई रोक ही ना, 2 में से 1.5 दे ही नहीं सकता एग्जामिनर, 2 में से 2 ही देगा वो आपको। ठीक, और उसके बाद आप उसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। ठीक, उस विषय से संबंधित रिलेटेड जो भी अर्थ है, जो भी आपको पता है, आप उसको दे दीजिए। ठीक, और इसके बाद आता है सारांश। आता है सारांश में आप क्या करिए कि आप उस विषय की जो समरी है, जो भी पाठ है, कोई ऐसा क्लिष्ट पाठ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कवि कुलगुरु कालिदासा का ही आ गया। ठीक है, संस्कृत भाषा या महत्वम का ही आ गया। ठीक, और या मान लीजिए महामना मदन मोहन मालवीय का ही आ गया। तो आप जो है उस पर पूरा रिलेटेड मैटर आप दे दीजिए। ठीक, अच्छा, और हेडिंग आप डालिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको लिखने का नंबर मिलता है, आपके ज्ञान का नंबर वो नहीं देता एग्जामिनर, प्रेजेंटेशन का नंबर देता है। आपके प्रेजेंटेशन से ही वो समझ जाता है कि कैसा बच्चा है। ठीक, और आप जानते ही होंगे कि वहां पर आपको कोशिश ये करनी है कि हम अपनी कॉपी से, हम अपने क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को खुश कर लें। सर, जैसे आपकी ये बोर्ड कॉपी है, मान लीजिए बोर्ड की कॉपी लंबी होती है, पता है सबको। तो बोर्ड की कॉपी है तो एक साइड जो है आप
अब ये देखिए, इतना जो है उंगली का ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा है, उसको आप एक तरफ से मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए दाहिनी तरफ से। जैसे ये कॉपी है आपकी, तो यहाँ पर आप दाहिनी तरफ से इसको आप मोड़ लीजिए। ठीक, ये कॉपी है, मान ली सपोज दैट ये आपकी कॉपी है। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड की जो कॉपी मिलती, यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, इसके बाद परीक्षा का दिन, ठीक, और उसकी दिनांक, पाली, सब लिखा होता है। ठीक, और इस इतना ही कॉलम आपको, उसके बाद नीचे जो है जो एग्जामिनर होता है उसका काम होता है, उसका कॉलम। और उसके बाद इस साइड में क्या होता है, ये यहाँ पर जो परीक्षक होता है जो कॉपी चेक करता है, तो आपकी कॉपी में जितने क्वेश्चन, पेपर में जितने क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन सीरियल नंबर पड़ा होता है। ठीक है। और उसके बाद काखा गाघा खंड दिए होते हैं। जैसे किसी एक क्वेश्चन के कई खंड है, 3 खंड है, तो काखा गा दिया होगा, घा दिया होगा, तो उसमें उस बच्चे ने प्रश्न संख्या 6 के 8 के किस खंड में कितना नंबर पाया, उसको सबको मेंशन करना होता है बोर्ड की कॉपी में। परीक्षक का ये काम होता है। ठीक, वो कॉपी में तो अंदर नंबर देगा ही देगा आपको, लेकिन सबसे जो फ्रंट पेज होगा उसको ऊपर भी नंबर मेंशन करना होता है। कॉपी देख के ही आप समझ जाएंगे, कोई समझ सकता है कि बच्चे ने किस प्रश्न के किस खंड में कितना नंबर पाया है, उसके बाद टोटल किया जाता है। ठीक, और उसके बाद नीचे जो परीक्षक होता है वो अपनी साइन करता है, और उसका जो एनरोलमेंट जो नंबर होता है, एग्जामिनर नंबर होता है, वो नीचे वो मेंशन करता है, कॉपी साइन करता है। ठीक, तो इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो नीचे जो है जो एग्जाम जो जो सुपरवाइजर करता है, जो आपके रूम में ड्यूटी हो गया, फिर उसके बाद आपको ऊपर का ही कॉलम उसमें फिलअप करना। ठीक है। तो इस साइड जो है वहां पर आप इतना उंगली में यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पोर्शन आप उसको जो है सपोज दैट इतना बनता है, इसको आप फोल्ड कर लीजिए, इधर फोल्ड कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद कॉपी का फ्रंट पेज हटाकर खोलकर जितना आपने इधर से इधर मोड़ा है उसी का जस्ट हाफ इधर यहाँ से यहाँ तक आप मोड़ते हैं दाहिनी तरफ, और उसके बाद इस तरफ जो उसके जस्ट अपोजिट, तो उसी का जस्ट हाफ मोड़ा जाता है। पहला पन्ना आप छोड़ दीजिए, उसके बाद इसका जस्ट हाफ जो है आप पहला पन्ना पलट के उसको आप जस्ट हाफ इतना मोड़ दीजिए। ठीक, और लाइन खींच सकिए, टाइम है तो आपके पास लाइन खींचिए, दोनों तरफ, इधर भी लाइन खींचिए, इधर भी। नहीं टाइम है तो आप सिर्फ मोड़ दिए, एक साइड को ऐसे मोड़िए, ले लीजिए, ऐसे मोड़िए, फिर ऐसे मोड़ दीजिए, तो दोबारा कॉपी खुलेगी नहीं। और इसके बाद यही चीज, यही प्रक्रिया इधर करिए, एक तरफ मोड़िए, फिर दूसरा करके मोड़ दीजिए, कभी खुले। तो इधर क्या होता है, ठीक, इधर आप हेडिंग डालते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जो कुछ भी है, या विशेषात्मक टिप्पणी, विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणी, ठीक, साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ये सब डालते हैं। ठीक, और इधर क्या होता है, इधर का कॉलम आप मोड़ के छोड़ देते हैं। इधर क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपको नंबर देता है, यहाँ पर आप काम करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, और इधर वो जो होता है, इधर एग्जामिनर नंबर देता है, तो उसको बड़ी सुविधा हो जाती है, आप जितना लिखते हैं उसी का नंबर वो सामने आपके क्वेश्चन के सामने लिख देता है, और उसको टोटल करने में भी आसानी हो जाती है। ठीक, क्योंकि बीच में लिखने से, नंबर देने से हो सकता है कभी पढ़ने में समझने में गलती हो जाती है, उसने दिया है 8, उसको 6 ही समझ में, 6 टोटल करके उसने दे दिया। और इधर रहता तो फटाफट जब वो चेक कर लेता तो फटाफट साइड में सारा पेज के सारे नंबर देख के टोटल करता, उसको कोई दिक्कत आराम से दे देता। और जब आपकी कॉपी से एग्जामिनर खुश होता है, उसको चेक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, तो खुश होकर, बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होकर नंबर। और जहाँ वो झल्ला या परेशान हुआ तो फिर आपकी कॉपी से ही वो आपसे अपना बदला निकालेगा। अब नंबर जहाँ आपने अच्छा भी किया तो आप, अगर वो झल्ला गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं नंबर के रूप में कटौती कर सकता है। ठीक, तो इसलिए कोशिश ये करिए कि हमारा काम अच्छा हो। ठीक, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक, अगर इसकी आपकी कॉपी से उसको समझ में आ गया कि अच्छे बच्चे की कॉपी, उसकी मेंटेलिटी बन गई कि अच्छे, तो अच्छा ही नंबर आपको देता है। ठीक, और उसके बाद आप क्वेश्चन की शुरुआत करिए, ऊपर डालिए प्रश्न संख्या, प्रश्न है, ठीक,
प्रश्न संख्या डाल दीजिए। और उसके बाद जैसे आप अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अनुवाद में क्या करिए, जैसे 2 दिया है, ऑप्शन दिया है, का खा दिया है, तो प्रश्न संख्या 1, ठीक, और उसके बाद खा या का जो भी कम ऊपर डाल दीजिए, ठीक। और उसके बाद इधर जो आपने हाशिया खींचा है, इधर आप डालिए जो है संकेत। क्या डालेंगे आप? संकेत, ठीक है, संकेत, ठीक। संकेत डालिए कि पहला जो जिस पैराग्राफ का आप हिंदी में अर्थ लिखने जाओ उसका पहला शब्द उठाइए और पहला शब्द लिख कर यहाँ पे पहला शब्द लिखिए डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो रहा है आपका, जो उसका जो अंतिम शब्द है वो लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से बच्चा कौन सा ऑप्शन कर रहा है, का कर रहा है कि खा कर रहा है, ठीक। और पहला शब्द उसने देख लिया, और उसके बाद 2 नंबर का संदर्भ लिख दीजिए सही से। और उसके बाद अच्छा, और दूसरी चीज कुछ भी लिखिए तो ब्लैक से लाइन ड्रॉ करते चलिए उस पर, ठीक। ऊपर प्रश्न संख्या आपने डाल दिया, 1 लाइन छोड़ दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद इधर संदर्भ प्रसंग आप इसके सारे स्टेप्स डालते चलते हैं, ठीक। और जब प्रश्न संख्या 1 हो गई, इधर आपने संकेत डाल दिया, इधर लिखिए हिंदी अनुवाद, अर्थ मत हेडिंग डालिएगा हेडिंग आप अनुवाद लिखिए, भले ही अर्थ उसका, ठीक, लेकिन हेडिंग आप अनुवाद की ही डालिए, ठीक है। और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है उसका अर्थ अच्छी भाषा में शुद्धतम जो भी आप लिख सकें लिख दीजिए। और उसके बाद जब एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए, तो यहाँ पे मान लिया आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आप एक आध लाइन छोड़ के नीचे से ब्लैक से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो जब आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद, तो समझ जाता है कि बच्चे का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उसी के सामने आपने जो स्पेस छोड़ा है उसी में आपको नंबर दे देता है, ठीक। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, ठीक। अगला क्वेश्चन है सारांश आता है, पहले नंबर पे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आता है, निम्नलिखित गद्यावतरणों में से गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यह आता है। इसके बाद आपका आता है क्या कि सारांश आता है। 3 पाठ दिए जाते हैं, किसी एक का आपको सारांश लिखना है, तो आपको जिसका भी सारांश आ रहा हो, अच्छा जिसका भी आ रहा हो लिखिए। और कोशिश ये करिए, जैसे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये कोशिश करिए कि हम ऐसा कौन सा कर, अगर मान लीजिए आपको 2 आ रहा है, या मान लीजिए तीनों आ रहा है, या मान लीजिए 2 ही आ रहा है, तो उन दोनों में से ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि हम उसी क्वेश्चन को करें कि ये बहुत कम बच्चों ने किया होगा। जैसे एक ही घिसा पिटा सब ने कर दिया, तो एग्जामिनर चेक करते कि अरे सब ने वही, कवि कुलगुरु कालिदासा वही कर, ठीक, लिख दिया, संस्कृत भाषा में वही लिख दिया, तो वो भी उब जाता। अब आप कुछ नया करते हैं तो खुश हो जाते हैं, देखो सबने यही लिखा, इस बच्चे ने अलग लिखा, ठीक। तो आप कोशिश से, अगर आपको सब आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं तो मजबूरी है, तो भाई जो आ रहा है वही करिए। और अगर सब आपको आ रहे हैं तो कोशिश से करिए कि हम ऐसे वही हम करें जो बहुत कम बच्चों ने किया, अगर थोड़ा सा कठिन है, जो एक आम बच्चा नहीं कर पाता, ठीक, वो वाला हम करें, ठीक है। तो आप उसको कर दीजिए, सारांश डाल दीजिए, प्रश्न क्या 2 सारांश, और उसके बाद जिसका भी आपको सारांश लिखना ऊपर पाठ का नाम डाल दीजिए, और उसके बाद हेडिंग डालते चलिए, और हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग खूब डालिए, ठीक है, स्टेप खूब दीजिए, हेडिंग खूब डालिए, मैटर भले ही थोड़ा कम दीजिए लेकिन हेडिंग खूब डालिए, स्टेप खूब डालिए, इसके बाद ये कर दीजिए, ठीक। और कोई नई बात आप कहने जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है, आपका समय कम पड़ गया, तो आप सबसे पहले आप क्या करिए कि आपको जल्दी से हेडिंग डालने का टाइम नहीं, देर हो रही, छूटने की नौबत आ गई है क्वेश्चन, तो आप पैराग्राफ चेंज करते जाइए। एक मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया, कुछ आप नई बात बताने, एक बार उनका जीवन परिचय लिख दिया, अब उनकी कृतियां बताने जा रहे हैं, तो जो पहला शब्द पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, और जो पहला शब्द देखिए जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी से नीचे अंडरलाइन, बस कृतियां लिख रहे हैं, इनकी कृतियां, तो इसी को अंडरलाइन, तो उसकी निगाह ऑटोमेटिक पड़ जाती है। हेडिंग डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी डाले, पैराग्राफ चेंज करके आप कोई बात लिखते हैं तो उसकी निगाह ऑटोमेटिक पड़, वो पूरा तो पन्ना तो पढ़ता नहीं है, इतना उसके पास टाइम थोड़ी होता है, तो करता क्या है कि तो जो है ऐसा करिए कि उसकी निगाह उस पर पड़ जाए,
हम कुछ खास बात लिखने जाए, हमको कुछ खास बहुत अच्छी बात पता है उससे रिलेटेड, हम चाहते हैं कि एग्जाम में उस चीज़ को देखें, तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका या तो हेडिंग डालिए, और हेडिंग डालने का समय ना पैराग्राफ चेंज करिए। तो पैराग्राफ चेंज का मतलब एक, मान लीजिए यहाँ तक आप लिख देते हैं, लाइन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद ठीक बीच से शुरू करिए, एकदम यहीं से शुरू मत कर दीजिए, या एकदम थोड़ी ठीक यहाँ तक खत्म हो गया, उसके बाद बीच से पैराग्राफ चेंज, उसी को पैराग्राफ चेंज करना कहते हैं। तो ठीक बीच से लिखिए, बीच से शुरुआत करिए, तो उसकी निगाह ऑटोमेटिक पड़ जाएगी, और उसके जो पहला शब्द नीचे अंडरलाइन करके लिखते चलिए। कृतियाँ लिख दीजिए, महाकाव्य लिख दीजिए, ठीक, नाटक लिख दीजिए, खंड काव्य लिख दीजिए, ठीक है, या जो भी, ठीक, ऐसे कर। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको कर दीजिए, ठीक है। और ये तो गद्य की बात हो गई। अब इसके बाद बारी आती है पद्य पीयूषम की। पद्य पीयूषम की बारी आती है। पद्य में क्या होता है, ठीक, पद्य में क्या है कि श्लोक की संस्कृत में हिंदी में व्याख्या पूछी जाती है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको 2 श्लोक ऑप्शन दिए रहते हैं, 2 में से जो एक जो आपको अच्छे से आ रहा है उसका आप संदर्भ लिख दीजिए, ऊपर डालिए क्वेश्चन संख्या 2 का आखा जो भी करना है, और संकेत ऐसे डालते चलिए, पहला शब्द डैश 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 अंतिम शब्द, ठीक, उसके बाद उसका संदर्भ लिख दीजिए, उसके बाद प्रसंग लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसका श्लोक का अन्वय लिख दीजिए, हेडिंग डालिए, अन्वय लिखिए, फिर उसके बाद अन्वय कर दीजिए उस श्लोक का, फिर उसका जो है शाब्दिक अर्थ लिखिए, इसका शब्दतः जो श्लोक है इसका शब्दतः अर्थ क्या निकल, और उसके बाद आप जो है, ठीक, उसकी आप व्याख्या कर दीजिए, उसको डिटेल डिस्क्राइब करिए, जो आपको मैटर, व्याख्या में आप स्वतंत्र होते हैं, आप अपने स्तर से उसकी व्याख्या, जितना आपको मैटर पता है, रिलेटेड मैटर पता है, आप उसकी व्याख्या कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद आपको भाव साम्य पता है, उस श्लोक से संबंधित कोई अन्य अर्थ श्लोक है जो जिसका सेम अर्थ वही निकलता है, भाव साम्य उसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसी से कुछ आपको पता है, कोई श्लोक पता है कि एक श्लोक हमें और पता है जिसका यही अर्थ निकलता है जो इस श्लोक के अर्थ को पुष्ट करता है, तो आप उसको भाव साम्य डाल के उसको लिख दीजिए, या उस पर व्याकरणात्मक टिप्पणी डाल दीजिए, ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी डाल दीजिए, जो भी ग्रामर पोर्शन आपको पता है कि प्रस्तुत श्लोक में जो है उद्धृत इस शब्द का ये व्याख्या है, इसका ये शाब्दिक, इसमें ये संधि है, ये समास है, ये प्रत्यय है, या ये शब्द अव्यय है, या इसमें ये उपसर्ग है, जो भी आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी पता हो आप डाल दीजिए, ठीक ना। साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, जो कुछ भी आपको डाल दीजिए, ठीक। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है सूक्ति, संदर्भ सहित किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में सूक्ति कर दीजिए, ठीक। और वही सारे स्टेप इसमें सूक्ति में भी चलेंगे, संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, शाब्दिक अर्थ, व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी, काव्य, जो भी जितना भी आपको मैटर, व्याख्या में आप जितना मैटर देते हैं उतना अच्छा नंबर आपको पर। उसके बाद बारी आती है अन्वय की, संस्कृतार्थ की बारी आती है। संस्कृतार्थ में बच्चे बहुत डरते हैं, ठीक, उनको लगता है कि संस्कृत में अर्थ हम कैसे लिख पाए। इसका सबसे सरल तरीका है कि जिस श्लोक का आपको संस्कृतार्थ करना है उस श्लोक का आप अन्वय लगा दीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि इधर जो स्टेप आप डालेंगे वो अन्वय मत डालिएगा, वहां पर आप स्टेप पे नाम दीजिए संस्कृतार्थ का, लिखिए संस्कृतार्थ ही इधर, और करिए उसका अन्वय, उस श्लोक का अन्वय कर दीजिए, ठीक। और जो आपको 1-2 शब्द आपको अलग से कुछ उसको जोड़ने के लिए, अर्थ को पूर्ण करने, जो उसको आप ब्रैकेट में कर दिया। जो हम अलग से शब्द जोड़ते हैं उसको हम ब्रैकेट में करते हैं, जो श्लोक के शब्द होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, दंडान्वय पद्धति, जिसको श्लोक को पढ़ाने की पद्धति दंडान्वय पद्धति, ठीक। तो आप इससे श्लोक अर्थ लिख दीजिए, ठीक। अब संस्कृतार्थ का मतलब हो गया कि आपका काम भी हो गया, संस्कृत में अर्थ आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ अन्वय करना है, आपका संस्कृतार्थ पूरा हो गया। और उसमें से यकीन मानिए नंबर वो काट नहीं, अगर आपने सही अन्वय किया है, लिखा है, लगाया है उसका, तो उसमें से वो नंबर काटेगा नहीं, पूरे फुल मार्क्स आपको देगा, ठीक। पद्य पीयूषम। अब बारी आती कथा नाटक कौमुदी की। कथा नाटक कौमुदी में आपको पता है कि मात्र 4 पाठ बचे हैं, कोरोना को सारे पाठ हटा दिए हैं, ठीक। और सिर्फ प्रश्नोत्तर पूछते हैं, प्रश्नोत्तर भी 1 वर्ड आंसर वाले होते हैं,
ठीक, उसको आप कर दीजिए, प्रश्नोत्तर डालिए, एक वन वर्ड आंसर होता, ठीक। और उसके बाद चलचित्रण होता, वो भी चलचित्रण भी जो स्टेप वाइज जैसे हमने अभी सारांश वगैरह बताया वैसे आप करके उसको आप खत्म कर दीजिए। किसी एक पात्र का जिसका भी आपको पता है, चलचित्र, हेडीलाइन, जीवन परिचय, उनका जो भी विशेष बातें हैं, जिस पात्र का आप चित्रण कर रहे हैं उसको आप 2-3 पॉइंट में खत्म करें, ठीक। डिटेल क्वेश्चन याद रखिएगा, चाहे सारांश हो चाहे चरित्र हो, 1 से 1.5 पन्ना जाता है, यही स्टैंडर्ड, 1.5 से 1 पन्ना पहला भर दीजिए, ठीक। अब ऐसे दूर दूर करिए, हेडिंग दीजिए, जगह छोड़िए, दूर दूर मैटर कम दीजिए और हेडिंग खूब डालिए। और उसके जब अगला पढ़ना पड़े तो 1.5 तो रहेगा ही, 1.5 से 2-3 लाइन नहीं, 2.25 पेज, यही एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। लिखना इतना करके आप खत्म, ठीक। अब देखिए, अब ये तो साहित्य की बात हो गई। अच्छा, अब आपको पता है कि इस बार जो पेपर बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, मार्कशीट मिल रही है बच्चों को, ठीक है। जो ग्रामर पर, पूरे ग्रामर, जितने भी ग्रामर का जो भी सिलेबस है उस पर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए गए हैं, ठीक है। और मार्कशीट में 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। और 20 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, काखा गाघा ABCD दिया है, 4 गोले बने, जैसे कि कंपटीशन आदमी पूछा जाता है। तो पहले का क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपको सही लगता हो, ठीक, उसको आप गोला कर दीजिए। और उसके बाद ओएमआर शीट के नीचे इस बार एक नया बनाया गया है कि वहां पर एक जो आपने गोला भरा, पहले तो आपने गोला भरा 1 से 20 तक, दूसरे का कौशल है ABCD का, और उसके बाद जैसे आपने पहले का सी पे गोला डार्क किया है तो उसी को आपको पहले का सी यहाँ पे लिखना, पहले वाले में आपको गोला भरना होता है और दूसरी बार उसको जो है उसको लिखना पड़ता है कि पहले का बी, दूसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का, ऐसे करके 20 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना, ठीक है। और अच्छा, ग्रामर में याद रखिएगा कि 20 में से 20 नंबर कोई रोक नहीं सकता, 20 में से आपको 19.5 भी नहीं दे सकता, कौन 20 नहीं कर सकता, तो आपको 20 में 20 ही नंबर दे। तो आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि 20 में 20 नंबर कैसे क्या आप करें कि आपको 20 में 20 मिले, ठीक। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए संधि पूछी है, संधि पूछना ही पूछना है उसको, ठीक है। तो संधि जैसे मान लीजिए उसने पूछी, तो जो 5 संधियां हैं बेसिक जो 8 तक पढ़ाई जाती है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, उनमें से उसको पूछना ही पूछना है। एक उदाहरण उसमें से लेना ही ले, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्वर संधि ना पूछे, डायरेक्ट व्यंजन पर उतारा या विसर्ग, नहीं, इन 5 में से एक लेना ही लेना। अगर 5 भी आपने अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, तो ठीक। तो अच्छा, और इसके बाद तो इन 5 को आप देख लीजिए, ठीक। और फिर से आपको फंडा हम आपको बता देते हैं। दीर्घ का होता क्या है कि जो भी उदाहरण दिया है उसमें प्रथम वर्ण को छोड़कर जो है दूसरे वर्ण पर, ठीक, यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ या री की मात्रा लगी है तो तुरंत आप समझ जाइए कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, तो ये तुरंत समझ जाइए कि दीर्घ का उदाहरण है, ठीक। और इसके बाद यदि दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, ऊपर रा लगा हो या ला, आधा ला, तुरंत आप समझ जाइए कि गुण का उदाहरण है, ठीक है। पक्का इसको, इस तुक्के को, इस फंडे को कोई रोक नहीं सकता, काट नहीं सकता, दावे के साथ हम आपको बता, ठीक है। इसके बाद वृद्धि पर आ जाइए। वृद्धि में क्या करना है आपको, वृद्धि में ये होता है कि यदि दूसरे वर्ण पर संधि हमेशा दूसरे या तीसरे पर जाए, कई अक्षरों वाला शब्द है तो तीसरे पे जाएगी, नहीं तो दूसरे पर आती है, पहले से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो दूसरे वर्ण पर यदि ऐ या औ की मात्रा लगी है, ठीक है, ऐ या औ की मात्रा लगी तो तुरंत समझिए कि वृद्धि का उदाहरण है। यण में क्या है कि यदि दूसरे वर्ण पर, ठीक, यावा रा ला, या वा रा ला है, और इससे पहले वर्ण पर क्या है, क्या लगा हो, अर्ध व्यंजन हो, यावा रा ला हो
और उससे ठीक पहले कोई भी अर्थ व्यंजन व्यंजन होगा, वो भी कैसा होगा, आधा होगा, तुरंत समझ जाइए कि यण का उदाहरण। और अयादि में क्या होता है, ठीक, अयादि में क्या है, आय आव का उच्चारण, आय, ठीक, पवनम, ठीक, भवनम, ठीक, गायिका नायिका सायिका, ठीक है ना, ठीक है, कुछ भी आय आव, ठीक, का उच्चारण आ रहा तुरंत आप समझिए कि आयादि का उदाहरण, इसको कोई काट नहीं सकता। इतना भी है तो आपका काम भर का फंस जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसमें से आपको लेने लेना। तो ये तो थी संधियों की बातें, ठीक। और अब जो है हम आपको समास के टिप्स